जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करेंगे कैप्टन हनीफुद्दीन की वीर गाथा के बारे में। कैप्टन हनीफुद्दीन 11th बटालियन राजपुताना राइफल्स की उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिसे तुर्तुक की पहाड़ियों के अंदर यह कार्य सौंपा गया था कि वह दुश्मन के इलाकों पर निगरानी रखेगा और उसके सामरिक महत्व की जानकारी भारतीय सेना को देता रहेगा। इस कार्य के अंतर्गत उन्हें एक पोस्ट को कैप्चर भी करना था। कैप्टन हनीफुद्दीन एक जेसीओ और 3 जवानों के साथ अपने मिशन पर बिना किसी हिचक के निकल पड़े। 4 और 5 जून की रात को उन्होंने तुर्तुक की पहाड़ियों पर छोटी छोटी विजय हासिल करी और आगे अपने मेन टारगेट की तरफ जिसे उन्हें कैप्चर करना था वहां पर निकले। ऊंचाई थी 18,800 फीट। ऐसी ऊंचाई के ऊपर चलना बहुत ही कठिन होता है। सामान के साथ चलना, अपने हथियार के साथ लैस होकर चलना एक अपने आप में आपके अदम्य जज्बे को दिखाता है, आपके साहस को दिखाता है, आपके अंदर जो एक बलिदान की परिकाष्ठा है उसका एक सबूत देता है। कैप्टन हनीफुद्दीन अपने साथियों के साथ जब वहां पहुंचे तब वह महज 200 मीटर दूर थे अपने उस टारगेट पोस्ट से, जब उनके ऊपर दुश्मन ने हर किस्म के हथियार के साथ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें दुश्मन ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, इन्फेंट्री वेपन्स का इस्तेमाल किया और इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन्स का इस्तेमाल किया। कैप्टन हनीफुद्दीन उस समय भी अपने साथियों की जान बचाने में लगे रहे और इसी दौरान उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और वो महज 200 मीटर दूर उन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। कैप्टन हनीफुद्दीन का शव जब तक कारगिल का युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक निकाला नहीं जा सका, क्योंकि उस इलाके पर इतना फायरिंग होता था कि किसी भी हालत में वहाँ पे जाना बहुत ही कठिन था और वहाँ से उनके शव को सही सलामत लेकर के आना एक इतनी मुश्किल प्रक्रिया थी, जिसके लिए जब कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ही उनके शव को सम्मान के साथ वापस लाया गया। कैप्टन हनीफुद्दीन एक बहुत ही खुश मिजाज, सबको अपनी बातों से मन मोह लेने वाले अफसर थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने देश की सेवा में अपने जान को कुर्बान किया और वो ज़्यादातर अपने साथियों के साथ अपने छोटे भाई समीर का लिखा हुआ एक गाना गाया करते थे, जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे कि जिंदगी सब कुछ इस एक ही पल में बीत जाती है, कल किसने देखा है। और इस गाने के एक एक शब्द को उन्होंने बखूबी निभाया। एक पल वो हमारे बीच थे और उसके बाद एक तारा बन के आज अमर हो गए। कैप्टन हनीफुद्दीन की इस विजय गाथा के उपलक्ष्य में उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन हनीफुद्दीन आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वीर गाथा सदियों तक भारतवर्ष के नौजवानों के बीच दोहराई जाएगी। उनको ये याद दिलाएगी कि कैसे एक 25 साल के यंगस्टर ने अपने अदम्य साहस से, अपने जज्बे से अपने साथियों का और अपने देश का मान रखा। कैप्टन हनीफुद्दीन अमर रहे। जय हिंद।
एक बार बात हुई थी सियाचिन से आने से पहले कि फ़ोन लाइन फ्री रखना, कि मैं कभी भी फ़ोन करूँगा, कब लाइन मिलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं सियाचिन से जब लौटूंगा मैं फ़ोन करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उतनी ही बात हुई, उसके बाद तो फिर खबर आई। कैप्टन हनीफुद्दीन, देश का एक ऐसा वीर जो आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ा और अपनी मौत में भी वो अपने 33 साथियों को जिंदगी का तोहफा दे गया। 6 जून 1999 को करगिल युद्ध के दौरान हनीफ को तुर्तुक सब सेक्टर में घुसपैठियों पर धावा बोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। करगिल, बटालिक और तुर्तुक, इन 3 क्षेत्रों पर दुश्मन ने गहरी चाल चलकर हिंदुस्तान की सरजमी पर चौतरफा हमला बोला था। दुश्मन के पास कितनी ताकत है और वो कब कहां से हमला कर देगा, इसका कोई अता पता नहीं था। और उससे भी खतरनाक थे पथरीले रास्ते और बर्फीली हवाएं, जो किसी भी शख्स को मौत से रूबरू करा देने के लिए काफी थी। लेकिन फिर वो पल आया जब मौत सामने खड़ी थी। दुश्मन की गोलियां सभी को मौत की घाट उतार सकती थी, लेकिन हनीफ दुश्मनों को मारने आए थे, अपनी टुकड़ी को मरवाने नहीं। उन्होंने साथियों को सुरक्षित जगह पर छुपने का आदेश दिया। जब तक बाकी सैनिक छुपते, कैप्टन हनीफुद्दीन अकेले ही दुश्मनों पर गोलियां बरसाते रहे। एक अकेला सिपाही आखिरी सांस तक दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। हनीफुद्दीन की मां को बेटे का शव देखने के लिए 40 दिन से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा था। जब खबर मिली थी उससे पहले ही पता था कि फौज में जाना, इसमें सबसे पहले जो प्रण लेते हैं देश सबसे पहले आता है। सच्चे दिल से अगर प्रण लिया है कि देश के लिए जान दूंगा सबसे पहले अगर जरूरत पड़े, ये ड्यूटी की है। लेकिन हमने जिद इसलिए नहीं की कि जैसे मेरा बेटा था ऐसे और भी परिवार के बच्चे वहाँ थे। अगर हम जिद करते कि जो चले गए उनके लिए, जो हमें कहा जा रहा है, तो जो और वहाँ काम कर रहे हैं उनके परिवार पे क्या बीतेगा। सैनिक सरहद पर लड़ने जाता है तो वो ये नहीं याद रखता कि वो किस धर्म का है, वो किस पार्टी का है। जैसे विजय दिवस मनाया गया, हम कई बार सोचते हैं कि एक साल मनाया जाता है, एक साल नहीं मनाया जाता है। ये क्या कोई पार्टी की जीत है या कोई व्यक्ति की जीत है? ये हम मानते हैं कि करगिल जरूर आर्मी की जीत थी। 7 साल की उम्र से आप अकेले ही पाल रही हैं। 7 साल के थे हनीफ जब? हनीफ 8 साल का था, हनीफ के बड़े भाई 10 साल का था और छोटा भाई 4 साल का था। 3 हाँ, उनकी डेथ हुई थी अचानक। तो फिर मेरे लिए नौकरी करना एक जरूरत हो गई कि बच्चों को मुझे देखना है। तो बच्चे नहीं जानते हैं कि अपना जो काम है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है लाइफ में, अगर आप जॉब करते हैं तो। और यही जज्बा हनीफ में बिल्कुल था, वो बहुत जिम्मेदार था बचपन से ही। तो एक फेथ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, भरोसा, और वो हनीफ के अंदर बहुत था कि अगर हम अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। बार बार फिर उसकी बात याद आती है कि कभी कहता था कि या तो जीत के आए या जान दे के आए, क्योंकि दुश्मन के हाथ में नहीं जाना है। हनीफ की शहादत के बाद सरकार ने आपको पेट्रोल पंप देने की बात की थी जी, लेकिन आपने नहीं लिया। जी, क्यों? उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई मुझे। इन लोगों ने कहा होगा ये क्या कर रही हो, पेट्रोल पंप हाँ, मिल रहा है तो दोनों ले लो, बात दुनिया हुई। ये बहुत सिखाती हाँ, है। नहीं, कई लोगों ने कहा कि बुद्धि अभी स्थिर नहीं है, शायद फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप ले लीजिए जो मिल रहा है, क्योंकि हर एक को नहीं मिलता है। बेटों से पूछा, दोनों नहीं करना चाहते थे। और जब से हनीफ चला गया, बड़ा भाई का बिल्कुल सोच और भी बदल गया। उसने एकदम कहा मेरा भाई जब अपना जान देके इतना कुछ नाम कमाया है तो मैं उस नाम के, उसकी कमाई को लेके मैं जिंदगी बिताऊं अपनी, ये तो नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मैं भी तो कुछ करूंगा। हमने उसी वक्त एक ट्रस्ट शुरू किया, कैप्टन हनीफ वीआरसी फाउंडेशन करके। तो हमने एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट शुरू किया, समर्थ करके। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। स्कूल अभी 10th तक बच्चे पहुंच गए। लास्ट ईयर हमारे बच्चे 10th के एग्जाम में शामिल हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमें लग रहा था कि हम शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सेटिस्फैक्शन है, लेकिन अब ये देखना है कि आगे कितना चलेगा ये नहीं कह सकते। तो ऐसा लगता है कि लोग हनीफ की शहादत को भूल रहे हैं, बलिदान को भूल रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब बुरा लगा? बहुत बुरा ऐसे कई बार लगा कि हम शहीद सम्मान समारोह में जाते थे, क्योंकि हमें लगता था जब जनता हमारे लिए बैठे हैं, मिलना चाहते हैं, तो हम उनसे दूर नहीं हो सकते। कई बार हमें ये महसूस हुआ कि कुछ पॉलिटिकल बातें हो रही है
शहीद सम्मान तो एक तरफ है, हम बैठे हैं, लेकिन वहाँ बात दूसरी हो रही है। तो हमने उस वक्त से कोशिश किया कि हम पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाएंगे। हमने देखा कहीं सड़क किसी के नाम किया है, कहीं स्कूल नाम किया है, लेकिन कभी दिखता है कि वो बोर्ड कहीं कोने में पड़ा हुआ है, नोबडी केयर्स। तो आप क्यों करते हो इस तरह से? नहीं जरूरत है। हमें जागना होगा अपने देश के लिए, इसकी आजादी पर कुर्बान हुए हर शहीद के लिए, और यही होगी इस देश की उनको सच्ची श्रद्धांजलि। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं। तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। कैप्टन हनीफुद्दीन ने जब देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उस समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष की थी। उनकी माता के कथन आज भी हमारे को झकझोरते हैं। उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने देश की आन बान और शान को रखने के लिए अपनी जान दी है, इससे अच्छा बलिदान और क्या हो सकता है। धन्य है ऐसे माताओं को, धन्य है ऐसे परिवारों को जिन्होंने कैप्टन हनीफुद्दीन जैसे पुत्र देश की सेवा में समर्पित किए। कैप्टन हनीफुद्दीन अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में भी बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने दिल्ली के शिवाजी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की और वहाँ पर भी वह मिस्टर शिवाजी बनकर निकले। उनका यही क्रियाकलाप अपनी बटालियन में भी रहा। वहाँ पर भी वह अपने जवानों के बीच गीत गाया करते थे, अपने जवानों को खुश रखा करते थे और उनके छोटे भाई के वो बोल जिन्हें वो गुनगुनाया करते थे कि जिंदगी तो सिर्फ एक पल की है, अगला पल किसने देखा। वो इसी को चरितार्थ करके उन्होंने पूरी जिंदगी एक गीत की तरह जी और एक गीत की तरह ही वह लुप्त हो गए। कैप्टन हनीफुद्दीन आज हमारे बीच नहीं है, पर भारत सरकार ने उनके इस अदम्य साहस को देखकर उनकी माता को गैस की एजेंसी पेट्रोल पंप देने का जब प्रस्ताव रखा तो उनकी मां ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी ऐसे परिवार को दिया जाना चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत है। हमने तो अपना बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया,
हमें इसकी क्या जरूरत है। धन्य हैं ऐसे परिवार जिन्होंने अपने पुत्र को देश की सेवा में देने के बावजूद सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखी। कैप्टन हनीफुद्दीन को उनके इस कृत्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आज भी एक तारे के भांति इस भारत के ऊपर चमक रहे हैं और आने वाले समय में वे भारत के युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे कि कैसे एक अच्छी जिंदगी आप हंसते खेलते जीते हैं और फिर एक दिन आप एक मिसाल बनकर चले जाते हैं। कैप्टन हनीफुद्दीन आज भी अमर हैं, अमर रहेंगे, लेकिन हम आपको अपनी अगली कड़ी के अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में और उनकी शहादत के बारे में जानकारी देंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।